जो जज्बात है मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स हूँ नसीमा मैडम की कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ पर बुलाकर आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका दिया। नाम के अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो नहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। सबसे पहले मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ को अपनी रहमत से इतनी इज्जत अता फरमाई। ये मेरे रब का करम है कि उसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात, अपने फैक्ट्स आप लोगों से शेयर कर सकूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं नसीमा मैडम से मिली हूँ, उनकी टीम से मिली हूँ और उनके प्रोग्राम में आना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। नसीमा मैडम किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैं आज साहस फाउंडेशन के लॉन्चिंग ओकेशन पर मैं नसीमा मैडम को, उनकी टीम को बहुत ज़्यादा तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी और आप सबकी कोशिश, मेहनत और नेक सोच की वजह से जो साहस फाउंडेशन एक उम्मीद की किरण बनकर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हर वक्त तैयार रखने की जो आपने उम्मीद ठानी है, उसको मैं अपने दिल की गहराइयों से उसको सलाम करना चाहूँगी। और मैं इस शेर के ज़रिए उनको दुआ देना चाहूँगी। उरूज हो नसीब तुझको ऐसा दुनिया में, उरूज हो नसीब तुझको ऐसा दुनिया में कि आसमां भी तेरी किस्मतों पे नाज करे। हर मोड़ पर फरिश्तों के लश्कर साथ हो तेरे, हर मुश्किल पे तेरी हिफाजत खुदा करे। मेरे बारे में आप लोगों ने सुन चुका है, काबरा सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया। मैं आपको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कहूँगी कि मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं और 7 अक्टूबर 2008 में जब मैं 11वीं में थी और मैं अपने एग्ज़ाम से रिटर्न आ रही थी घर पे, और आपको पता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स कितनी ओवर क्राउडेड होती हैं, तो बांद्रा से जोगेश्वरी रोज़ का मेरा ट्रैवलिंग था और उस वक्त मैं अपना पेपर दे के घर जा रही थी और मैं फर्स्ट कोच में थी, ट्रेन 12 कोच की थी। और जब मेरा स्टेशन आने वाला था तो मैंने बस सोचा कि मैं अगला स्टेशन मेरा आने वाला है तो मुझे उठना चाहिए सीट से। मैं उस सीट से उठी और उसी दौरान आगे आने के चक्कर में मुझे लोगों ने धक्का दिया और मैं चलती हुई ट्रेन से दोनों स्टेशनों के बीच में गिर गई। उस वक्त जब मैं गिरी और जब मेरी आंखें खुली तो ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड से इतनी ऊंचाई से मेरे आंखों के सामने से गुजर रही थी और मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि मैं तो अभी 2 मिनट पहले ट्रेन के डब्बे में थी और अचानक से मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। मुझे ऐसा हुआ कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन जब पूरी ट्रेन मेरे दोनों पैरों पे से गुजर गई, किसी ने भी ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश नहीं की और जब दर्द का एहसास हुआ, मैंने अपने आप को ट्रेन के पटरियों पर अपने दोनों पैर कटे हुए देखे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं सच में ट्रेन के से नीचे गिर चुकी हूँ और वही ट्रेन जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी मेरे पैरों के ऊपर से चली गई है और किसी ने भी ट्रेन नहीं रोकी बिकॉज मैं पहले डब्बे में थी और पूरी 12 डब्बे की ट्रेन मेरे पैरों से गई। लेकिन आई डोंट नो क्यों किसी ने ट्रेन नहीं रोकी और मैं कॉन्शियस थी। मैंने देखा कि मेरे जो राइट लेग है मेरा अबाउ नी एम्प्यूटेड है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है और चूँकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी तो काफ़ी लोगों को आने में टाइम लगा। लेकिन जब लोग आए वहाँ पे 15-20 लोग मेरे आसपास खड़े हुए तो मुझे कुछ एक उम्मीद, एक होप पैदा हुआ कि काश शायद ही मेरी मदद करेंगे और मुझे यहाँ से बचा लेंगे या मेरे फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। मैंने वहाँ पे बहुत मिन्नत की, बहुत हेल्प की, लोगों से रो रो के मदद मांगी। लेकिन वहाँ पे अल्लाह की एक इम्तिहान था, एक आजमाइश थी मेरे ऊपर कि किसी ने भी हेल्प नहीं की मेरी। मैंने कटे हुए पैरों के साथ हेवी ब्लीड कर रहा था। मैंने अपना बैग निकाला, बैग से डायरी निकाली और लोगों से कहा कि प्लीज़ ये नंबर पे मेरे घर पे फ़ोन लगा के एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसे लावारिश नहीं मरना था। लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी ने फ़ोन नहीं लगाया और आधे घंटे बाद मुझे रेलवे की यहाँ से हेल्प मिली। मुझे लेकर जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए मुझे तो वहाँ पे भी एक आजमाइश थी मेरे लिए, एक इम्तिहान था
कि उनका जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पे स्ट्राइक था। मैं सुबह 10-11 बजे का मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं शाम के 5-6 बजे तक उसी हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी थी। वहाँ पे किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की और मैं बस दर्द से चिल्ला रही हूँ, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। और मुझे कुछ समझ में नहीं था कि मैं क्या करूँ अभी इस कंडीशन में कि मेरे पैर कट गए हैं, ब्लीड हो रहा है, मेरे घर वाले मेरे पास नहीं हैं और मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और फिर जब मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, उन्हें पता चला, वो आए शाम में, तो उन्होंने मेरा डिस्चार्ज लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल गई और वहाँ से मेरा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो शुरू हुआ और मैं तकरीबन 2.5 महीने एडमिट रही। और उस हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरा एक पैर नहीं, मेरा दोनों पैर कट चुका है। और 2.5 महीने जो ये डेज थे ये मेरे लाइफ चेंजिंग डेज थे। इन 2.5 महीनों में मैंने अपनी ज़िंदगी को इतने नज़दीक से देखा। मैंने कभी भी उस दौरान खुश नहीं हुई कि मुझे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। मैं बहुत ज़्यादा शिकवे करती थी, कंप्लेन करती थी अम्मी से, अब्बू से, अल्लाह से कि जब मेरे साथ ये वाक़या करना ही था, मुझसे दोनों पैर छीन लिए, तो मुझे ज़िंदा क्यों रखा। मुझे नहीं जीनी थी एक डिपेंडेंट लाइफ, माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहना। क्योंकि जो लोग मुझे देखने आते थे हॉस्पिटल में, तो वो यही बोलते थे कि 16 साल की उम्र में इसका एक्सीडेंट हो गया है, दोनों पैर छीन लिए हैं, कैसे रहेगी, जिंदगी भर बेड रिडन होगी, व्हीलचेयर पे होगी, माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगी, इसका कुछ नहीं होगा। तो वो सारी बातें, मुझे ऐसा लगता था कि सच में ऐसा ही है। 16 साल की उम्र में मेरे पैर कट गए हैं और उस हालत में मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पाती थी बगैर सहारे के। मेरी अम्मी मुझे वॉशरूम लेकर जाती थी गोद में उठाकर। तो वो उतनी बेबसी वाली ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी थी और मैं बहुत कंप्लेन करती थी कि मुझे ये दूसरी ज़िंदगी क्यों मिली है। उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे कुछ अल्फाज कहे जो मैं अपने हर फंक्शन में कहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बस एक हौसला दिया कि देख बेटा, हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, जरूर तेरे फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा लिखा है तेरे लिए कि तुझे आज ये सहना पड़ रहा है। तेरा एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ने सिर्फ 2 मामूली पैर लिए हैं तुझसे, तेरे हाथ तेरे पास है, तेरी आंखें हैं, तू देख सकती है लोगों को, तेरे पास दिमाग है, तू सोच सकती है, तू पढ़ सकती है। सिर्फ नहीं है तो क्या, 2 मामूली पैर, तो उनके बारे में मत सोच। 2 पैर नहीं है, बाकी पूरा जिस्म है तेरे पास। तू पढ़ाई कर और इंशाअल्लाह तेरे मुस्तकबिल में, तेरे फ्यूचर में अल्लाह ने जो कुछ तेरे लिए रखा है बहुत जल्दी मिलेगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए इतनी अच्छी अजमत और शोहरत लिखी है और मुझे एज अ डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने अम्मी की बात मानी और मैंने बस दिल में तय किया कि मुझे अब पढ़ना है और अपनी पढ़ाई से ही मैं कुछ कर सकती हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि नॉर्मली भी हमारे अतराफ में हम देखते हैं कि जिन लोगों को भी हादसा हो जाता है या फिर पैदाइशी माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो हम उन्हें नाकारा समझते हैं या फिर नॉर्मल लोगों से ले समझते हैं कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास हाथ नहीं है, इसके पास पैर नहीं है, इसके पास आंखें नहीं है। लेकिन हम उसके अंदर की एबिलिटी को निखारते नहीं है। उसके अंदर की एबिलिटी में क्या है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, उसके पास पैर नहीं है बट वो कुछ और तो कर सकता है। मेरे पास 2 पैर नहीं थे, 16 साल की उम्र में मैंने पैर खो दिए, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे डॉक्टर्स ने मेरे जो अंदर जो हिडन एबिलिटी थी उसको निकाला कि बेटा तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, जब तुमने 10th में 92 स्कोर किया है तो तुम आगे भी बढ़ोगी, तुम्हारे दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, तुम मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो। तो मैंने वो अपनी एबिलिटी को पकड़ा और अल्लाह पे भरोसा रखा कि नहीं, मेरे साथ अगर ये कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा भी रखा है आगे। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे हौसला नहीं हारना, मुझे बस डट के मुकाबला करना है मेरी डिसेबिलिटी का और लोगों को प्रूव करना है जो आज ये बोल रहे हैं कि मैं जिंदगी भर बोझ रहूंगी माँ बाप के ऊपर, जो हर लोगों को बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद, कुछ खोने के बाद ये बोझ हो जाएगा माँ बाप के ऊपर, फैमिली के ऊपर। उन लोगों को प्रूव करना है कि 89% डिसेबल होने के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ और दूसरे लोग जो मेरे दूसरे डिसेबल भाई बहन हैं उनको भी एक नया रास्ता दिखाऊं कि आप लोग डिसेबिलिटी के बाद थक के मत बैठिए। आपके साथ बुरा हुआ है ये सोच कर खुद की लाइफ को ब्लेम मत करिए, बस अपने अंदर की एबिलिटी को दिखाइए, निखारिए उसे
और लोगों को प्रूव करके दिखाइए कि आप डिसेबल होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। मैंने इस बात को ध्यान में रखा और पढ़ाई जारी रखी। मैंने 11th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह सीईटी क्लियर किया। और सीईटी में भी जब ये डिसेबिलिटी मेरे मेडिकल एडमिशन में आड़े आई तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट तक गई। मैं वहां पे चुप नहीं बैठी, मैं अपनी तकदीर से शिकवा नहीं किया कि एक तो मैं 89% डिसेबल हूँ, उसके बाद भी मैंने 3rd रैंक लिया, फिर भी मुझे मेडिकल में डिनाई किया गया है, मुझे अब नहीं करना। मैंने ये नहीं सोच बिठाई, मैंने बस सोचा कि नहीं, अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं कुछ आगे स्टेप लूं और दूसरे लोगों के लिए नई राह खुले, मैंने वो ट्राई किया। मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर संजय कंधारिया जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बोला आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से अपना केस लड़ो। ये मुंबई का फर्स्ट केस था जब एक डिसेबल लड़की मेडिकल में एडमिशन के लिए हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में अल्लाह ने मेरी मदद की। चीफ जस्टिस मोहित शाह सर ने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरा पैशन देखा, उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी नहीं देखी। मैं तब 2 क्रचेस यूज करती थी और उस दिन पहली बार मैंने लोकल ट्रेन में फिर से सफर किया जस्ट टू शो देम कि मैं कर सकती हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद भी, 2 पैर नहीं होने के बाद भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने वो सब नोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला KEM हॉस्पिटल में। मैंने MBBS का एडमिशन लिया और एडमिशन के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें की। खुद डॉक्टर्स के पैनल जिन्होंने मुझे एग्जामिन किया, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास 2 क्रचेस है, 2 हाथ आपके बिजी होंगे, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। आप अगर एडमिशन ले भी लिए तो डॉक्टर की पढ़ाई बहुत हेक्टिक होती है, आप आधे में छोड़ दोगे, आपसे नहीं होगा, आपको 4-4 घंटे बगैर बैठे आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा। उन्होंने बहुत ब्रेन वॉश किया मेरा, बट मैंने तय किया था, मुझे अल्लाह पे भरोसा था और खुद के हौसले पे भरोसा था कि नहीं, मुझे लोगों को प्रूव करना है तो करना है। मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया और 5.5 साल जो मेरी जिंदगी में मैंने MBBS किए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। मैंने 5 घंटे 6 घंटे नॉन स्टॉप खड़े रह के एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में बिताए। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के जो लेक्चरर हॉल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मैं हर बार जाती थी, सबसे लेट पहुंचती थी। मुझे ऐसे अंदर होता था कि नहीं, मैं 5 मिनट लेट पहुंची हूँ, 10 मिनट लेट पहुंची हूँ, लेकिन मैं वो सारी नेगेटिविटी जो आती थी और मुझे हर कदम पे दर्द होता था, बहुत दर्द होता है अभी भी जब मैं आर्टिफिशियल लेग पहनती हूँ। लेकिन ये जो दर्द है, जो नेगेटिव पैदा करता है मेरे माइंड में, मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये दर्द है, ठीक है, इसको मुझे जिंदगी भर सहना है, लेकिन जो लोगों का नजरिया है डिसेबल पीपल को लेके, उसे चेंज करना है मुझे। और जब 2016 में मैंने MBBS क्लियर किया फर्स्ट क्लास से, तो सारे लोगों को प्राउड हुआ और सारे लोगों का जो सोचने का नजरिया है, एटलीस्ट 80% लोगों का चेंज हुआ कि जब ये बच्ची 89% डिसेबल होने के बाद MBBS क्लियर कर सकती है फर्स्ट क्लास से, तो हम दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? हम छोटी छोटी बातों पे क्यों कंप्लेन करना बैठ जाते हैं? और मैं आपको बताऊं कि जब मेरा फर्स्ट केस बॉम्बे हाई कोर्ट में था, उसके बाद से बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आए, बिकॉज ये जो क्राइटेरिया है मेडिकल लॉ का, मिनिमम 40% एंड मैक्सिमम 70% जो डिसेबल है उसे वो लोग मेडिकल में एडमिशन नहीं देते हैं। तो मेरा 89% डिसेबल था, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू एडमिशन ली। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता था। तो वो बाद में जब मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया तो लोगों ने उसको फॉलो किया और अल्लाह के करम से बहुत सारे हमारे जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें मेडिकल में एडमिशन मिला इस नई तरीके से। तो ये एक राह खोली मैंने। उसके बाद जब मैंने MBBS क्लियर किया तो मैंने सोचा कि MBBS तक की मुझे अपनी जर्नी नहीं रखनी। जब मैं MBBS क्लियर कर सकती हूँ तो मुझे MD भी ट्राई करना है। मैं लोगों के लिए दूसरा भी मौका दूं कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप MD कर सकते हो, आप स्पेशली एबल्ड हो और लोग समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मैं वो एक उदाहरण रखूं दुनिया के सामने कि नहीं, हम 89% या कोई भी डिसेबल होने के बाद भी हम मेडिकल में कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, MD भी कर सकते हैं। मैंने अगेन नीट एग्जाम दिया, वहां पर भी मेरी डिसेबिलिटी आड़े आई और मुझे वापस कहा गया कि आप मेडिकल में MD के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप 89% डिसेबल हो। यहाँ पर भी बट मेरे पास यहाँ सिर्फ 2 दिन का मौका था बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन था। बट यहाँ पे मुझ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सुमैया सर मेरी हेल्प के लिए आए। और ये जो मेडिकल लॉ है 40 to 70%, ये 20 साल पुराना लॉ है, 20 years ओल्ड लॉ। मेरी एप्लीकेशन लेकर वो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास, JP नड्डा सर के पास गए और मैं आपको बोलूं कि ये जो लॉ है 20 साल पुराना कानून,
2 दिन में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ माई एप्लीकेशन। और ये इंडिया की लॉ में एक हिस्ट्री कायम हुई कि कोई भी 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ, और वो जो क्राइटेरिया है 70% वाला अब हट गया है। अब कोई भी कैंडिडेट जो फिजिकल डिसेबल है, मोर देन 70% डिसेबल है, उसको मेडिकल में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो ये सारी कठिनाइयां मैंने जिंदगी में झेली है, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज हम एक इंसान, हमारी फितरत होती है, हम छोटी बड़ी परेशानियों से घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली है, फिजिकल, मेंटल, डिसेबल, फाइनेंशियल, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोगों के सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारी नसीमा मैडम है, जिन्होंने इतने सालों से आप लोगों के लिए हमेशा आगे रखा है खुद को, आप लोगों की मदद करती आई है और आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। मैं तो बहुत छोटी उनके सामने, बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप प्लीज उससे घबराइए नहीं, उससे डर के बैठिए नहीं, बस उससे लड़ना सीखिए और मुश्किलों से डटना सीखिए और अपना हौसला बुलंद रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।